Hello students, welcome back. So here we are discussing about that diversity in living organism. तो डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया कि जो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वही आप उसको डाइवर्सिटी कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली वो कहलाती है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया। जो आप कह सकते हैं स्पीसीज़ स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। मतलब हम आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, वैसे ही अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है स्पीसीज़। और स्पीसीज़ के लिए मैंने आपको ये बताया था कि दैट स्पीसीज़ आर एबल टू परफॉर्म दैट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर सिमिलर और एबल टू परफॉर्म दैट ब्रीडिंग प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, यानी उनमें आपस में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ब्रीडिंग प्रोसेस अगर परफॉर्म करते हैं तो वो स्पीसीज़ कहलाते हैं। और ऐसे ही फिर हमने ग्रुप को लार्जर बनाते हुए वन बाय वन स्टेप हमने डिस्कस किया था, हायरार्की पूरी तरह से आपको बताई थी, जिसमें ये बताया था कि जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो होता है किंगडम। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्लासिफिकेशन को समझते हुए अब ये समझेंगे। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो नोमेनक्लेचर मैं आपको बताने वाला हूँ। हियर जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? एक तरह से ये ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग होती है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म एक नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्यों ज़रूरत होती है? देखिए, साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को देना ज़रूरी होता है। आप सभी को पता है एज वेरियस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट अराउंड अस और दे आर प्रेजेंट इन अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। बट एज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेरियस लैंग्वेजेस आर स्पोकन, अलग अलग लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं। आप सभी को पता है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं में उन ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है, चाहे वो प्लांट पार्ट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फिर कोई एनिमल हो। दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट दैट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री छोड़िए, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी राजस्थान में, गुजरात में, मद्रास में, पंजाब में दे हैव डिफरेंट नेम्स, उनके अलग अलग नाम हैं। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आप यहाँ डॉग है, उसको हम कुत्ता भी बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में डॉग मैंने कहा डॉग, हिंदी में मैंने कुत्ता कहा, कुकुर भी कहते हैं, है ना, कुकुर। तो ये अलग अलग टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। तो वो एक्चुअल में कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि अबाउट विच ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ दूसरे, और मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका नाम वहाँ पर दूसरा है, तो आपको नॉर्मली आपको ये नाम नहीं पता है, आप उसको उसके कॉमन नेम से जानते हैं जो आपके आसपास है। जैसे मान लीजिए कुत्ता मैंने कहा तो आप कुत्ते के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन कहीं और कुकुर नाम से अगर उसे बोला जाता है और आप नहीं जानते तो आपको ये कहेंगे कुकुर आ गया है या पास में कुकुर है, वो तो आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, उसको देखेंगे तो पता लग जाएगा कि वो कुत्ता है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है और वो साइंटिफिक नेम ही उसका कहलाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर बायनोमियल अगर यूज़ किया गया है, ठीक है, बायनोमियल से सीधा सा मतलब ये है कि दो टर्म्स हम यूज़ करेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स कौन से? एक तो इस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस, ठीक है, उसका जीनस, और दूसरा टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो होगा स्पीसीज। इट कंटेन टू टर्म्स।
बायनॉमियल nomenclature consists of two terms. Genus एंड स्पीसीज, यानी उस ऑर्गेनिज्म की जीनस और स्पीसीज को लिखा जाता है उसके नाम में। यहाँ इसको प्रपोज करने वाले ऑर्गेनिज्म, ये साइंटिस्ट किसने प्रपोज किया? प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया ये दो टर्म्स इसमें होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। जब हम इसको लिखते हैं while writing, first term is written as genus and second term is species। और देखिए इसमें मान लीजिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, जैसे मटर का पौधा होता है पी, ठीक है, मटर। अब हर जगह तो उसको मटर के नाम से नहीं जानते ना, तो उसका नाम रखा गया है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। यहाँ अगर आप पायसम को देखें तो देखिए ये जो पायसम मैंने लिखा है ये एक्चुअल में क्या है? ये है जीनस और सटाइवम उसकी स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट पायसम फर्स्टली जीनस इज रिटन, देन सटाइवम स्पीसीज इज रिटन। दैट पायसम विच इज रिटन एज ए जीनस, तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखेंगे हम? कैपिटल लिखेंगे, और एज ऑल अदर लेटर्स आर स्मॉल, बाकी सारे लेटर्स आपको स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप ह्यूमन बींग्स का भी नेमिंग कर सकते हो, दैट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, तो होमो यहाँ पर उसकी जीनस है और सेपियंस उसकी स्पीसीज है। सो होमो सेपियंस, क्लियर है? तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच आर नॉन, दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर नेम, उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। और ये जो नेमिंग की गई वो कैरोलस लिनियस ने इस हिसाब से की कि पहली जो टर्म यूज़ किया जाए वो उसका क्या होगा? जीनस होगा, और दूसरा टर्म जो यूज़ किया जाएगा उसकी स्पीसीज होगी। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मटर जो है उसको पायसम सटाइवम के नाम से जाना जाता है इन दैट साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ऐसे जाना जाता है। लेकिन यही अगर मटर को आप कॉमन लैंग्वेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड मेनी ऑफ द नेम्स ऑफ इट, आपको बहुत सारे नेम्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंगडम। देखिए वैसे तो हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको एरिस्टोटल के बारे में बताया, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन जो है उनके हैबिटेट के हिसाब से किया, जो कि लैंड पे रहने वाले हैं टेरेस्ट्रियल, और जो पानी पे रहने वाले हैं एक्वाटिक। और एज यू नो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनमें डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी आप कह सकते हैं सही नहीं बैठा। उसके बाद धीरे धीरे क्लासिफिकेशन जो है
दूसरे साइंटिस्ट ने किया। जैसे अभी कैरोलस लिनियस की बात करते हैं तो इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन से कहने का मतलब है इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया कैरोलस लिनियस ने, वो पहला किंगडम था प्लांट्स और दूसरा किंगडम एनिमल्स। ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये किंगडम, इसमें आप कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना सकते हैं, है ना, नॉन मोटाइल होते हैं। इस तरह से कुछ कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में उनको कैटेगराइज किया। आफ्टर देन 3 किंगडम भी आया, 4 भी आया, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, बट राइट नाउ एज इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है हम वही डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इतनी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करते हैं सीधे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। विटेकर जो हैं उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके 5 किंगडम्स जो हैं उनको हम लिख लेते हैं। देखिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनिमेलिया। देखिए यहाँ पर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज का भी रोल था। रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज का, पर जैसे कि क्रेडिट आर.एच. विटेकर को दिया जाता है तो हम यहाँ पर आर.एच. विटेकर ही मैंने लिखा है। देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की अगर बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको इवोल्यूशन मैंने बताया, इवोल्यूशन मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता गया, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते गए और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता गया। तो आप ये मोनेरा से लेकर के जब प्लांटी एनिमेलिया में पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल में इवोल्यूशन हो रहा है। कहने का मतलब उनमें चेंजेस आ रहे हैं। यानी आप अगर इसको देखते हैं मोनेरा तो आप कह सकते हैं दीज आर दैट प्रोकैरियोटिक किंगडम। प्रोकैरियोटिक यानी कि वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोट्स में, आप सभी को ध्यान दें। यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, फिर उसमें थोड़े चेंजेस हुए, वो डेवलप हुई, उसके बाद ये यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गई। यूकैरियोट्स यानी कि वेल डेवलप्ड सेल में आ गई, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। उसके बाद फंजाई की बात करते हैं तो ये सैप्रोफाइट्स हैं, यानी डेड ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स होते हैं,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। यहाँ ये जो यूकेरियोट्स आप देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं वन बाय वन। ये जो प्रोसेसेस आपको दी गई हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, इन सभी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम नो डाउट इन 3 क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अदर वन। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी देयर इट इज गिवन मोनेरा। मोनेरा किंगडम, आप ये मान के चलिए कि दैट इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग का सबसे पहला इवोल्यूशन आप ये कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म आप इसको बता सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स टू से, देखिए इसके कैरेक्टर्स अगर हम लिखें, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स अगर हम लिखते हैं तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट मोनेरा किंगडम ऑर्गेनिजम्स, जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कंटेन दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स। These are actually prokaryotes. They are unicellular. उनको ये हम unicellular कंसिस्ट कर सकते हैं, बट दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आप ये लिखेंगे मोनेरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक cells, means to say nucleus is not well developed, या फिर हम ऐसे लिख लें well developed nucleus is absent, है ना, सॉरी present, well developed nucleus is present, sorry absent, sometime it becomes confusion, present absent। देखिए इसमें जो प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया है, ये बताया है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोट सेल्स में, और जो अदर ऑर्गन्स साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वो सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये ब्लैक लाइन, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअल में क्या है? ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरी हुई होती है। तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और हम ये लिख सकते हैं दैट क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, present in साइटोप्लाज्म। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, are absent, means to say lysosomes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, है ना, ये सब इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एक सेल जो है वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती, इसी वजह से इनमें ये एब्सेंट होते हैं। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, तो आउट ऑफ देम सम आर ऑटोट्रॉप्स और सम आर हेटेरोट्रॉप्स। कुछ आप इनको ऑटोट्रॉप्स भी बता सकते हैं और कुछ को आप हेटेरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं।
न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट इनमें नहीं होती है। तो न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन ऑर्गेनिज्म को बता सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक एक्चुअली ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। मोनेरा आप कह सकते हैं कि इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने देखा है न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होती, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हुई मोनेरा के बारे में बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, आप इनके अगर कैरेक्टर्स को कहें तो आप ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल्स हमने नहीं लिखे, जैसे बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, अब उनमें थोड़े चेंजेस हुए, सेल वेल डेवलप्ड हुई। अब वेल डेवलप्ड सेल वो क्या कहलाती है, यूकेरियोट्स, यानी उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है, साथ में दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, और ये यूनिसेलुलर है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स एज ए क्लम्प प्रेजेंट हो सकते हैं, बट आप उनको मल्टी सेलुलर नहीं बोलेंगे। आप इनके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए तो इसके हम बाकी अगर बात करें तो देखिए इनमें सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं तो मोटाइल ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी लोकोमोटरी या लोकोमोशन is performed by सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला एज लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो आप जैसे ये पैरामीशियम इधर देख पा रहे हैं, तो पैरामीशियम के ये छोटे छोटे जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, है ना। अमीबा में ये फॉल्स फुट जो कि सूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम इट इज़ ऑल्सो ओवर देयर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस कैटेगरी में, प्रोटिस्टा कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें लोकेशन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक
एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये कहने का मतलब ये है कि खुद का फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें अगर हम सेक्सुअल प्रोसेस की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल प्रोसेस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से डिवीज़न इनमें होता है। अमीबा जैसे आप देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन जैसे कि रिप्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं बताया हुआ है, चलिए मैंने बोल दिया है तो लिख ही देते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये एक पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ाया था बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, उसमें हम उसी बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब पहले मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, तो ऑर्गेनिज्म आपको बताया यूकैरियोटिक्स हैं। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था, तो ये यूनिसेलुलर है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एक पॉइंट मैंने बताया था कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है ना। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल से मतलब है कि इनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि आप इनमें देख पा रहे हैं। तो एग्जांपल्स में आप पैरामीशियम लिख सकते हैं, यूग्लिना है, अमीबा है, अदर दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी स्टार्टिंग आप कह सकते हैं सबसे जो डेवलप्ड सेल प्रेजेंट होती है वो इन प्रोटिस्टा में होती है। मोनेरा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका फंजाई। ये देखिए फंजाई। अब फंजाई आप अगर देखें तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये यूनिसेलुलर लेकिन टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप इनको फंजाई के लिए, जैसे मैं पॉइंट वाइज अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यूनिसेलुलर से ये थोड़ा सा आगे लेवल इनका प्रेजेंट होता है सेल्स का, तो इनको आप यूनिसेलुलर की बजाय आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी इस कैटेगरी में आपको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो रखने हैं। और इनमें सेल वॉल जो है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जनरली ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जनरली दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स यानी न्यूट्रिशन भी इनमें वेरियस टाइप का प्रेजेंट होता है, एज इफ दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट डेड बॉडीज, डेड प्लांट से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स।
तो इनमें सैप्रोफाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। पैरासाइट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन और इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर न्यूट्रिशन। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी प्रेजेंट होते हैं और ये एज हेटरोट्रॉफ्स ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। सिम्बायोन्ट्स या सिम्बायोटिक आप लिख सकते हैं, जो कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। देखिए, ये जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, इसमें मैंने कहा कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं और जनरली सैप्रोफाइट्स, ये सैप्रोफाइट की स्पेलिंग सही लिख लेते हैं, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट मीन्स दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यानी ये अपने न्यूट्रिशन को डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, सड़ती हुई गलती हुई चीज़ों से। जैसे फंगस आपने देखा होगा, ब्रेड वगैरह पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्पारगिलस और एग्रिकस, फंजाई, कवक, जिसे आप, ये हिंदी का तो वर्ड मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन आप इनको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो फंजाई हैं वो एक्चुअल में सैप्रोफाइट्स, यानी जो अपना ऑब्टेन फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से करते हैं, सड़ती हुई गलती हुई चीज़ों से। एज ए पैरासाइट ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फंजाई जो या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इस कंडीशन में वो उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो ये हो गया पैरासाइट्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, कहने का मतलब उनको नुकसान नहीं करते। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दूसरा ऑर्गेनिज्म करता है, जो फूड बनता है ये दोनों आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप जो मैं बता रहा हूँ सिम्बायोसिस, उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल फूड बनाने के लिए प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सनलाइट हो गई, जो भी है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है, दोनों आपस में रह रहे हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में आपसी संबंध ऐसा बना लेते हैं कि दूसरा वो फूड बनाता है और जो फूड बनता है उस रॉ मटेरियल के हेल्प से ये वो फूड दोनों शेयर करते हैं, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ दाल वाले पौधों के बारे में, तो उनके जड़ों में जो दाल वाले पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करता है। वो क्या करता है कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर जो फूड बनता है वो दोनों यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये भी, यानी कि फंजाई जो आप देख पा रहे हैं, इनमें भी आप कह सकते हैं ये न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, इनमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो ये बात हुई फंजाई के बारे में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो मोनेरा लेवल के हैं, मोनेरा क्लासिफिकेशन जो किया गया, किंगडम सबसे बड़ा किंगडम, तो मोनेरा में क्या है कि प्रोकैरियोट्स है, यानी कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं। और फिर प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर है, बट उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप टिश्यू लेवल का नहीं बता सकते, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सेल्स क्लम्प्स करके इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो अगले दो हैं वो है ये टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे वाले में टिश्यू लेवल नहीं था, सॉरी फॉर दैट। फंजाई में टिश्यू लेवल है, यानी कि टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है।
अब आप जो आगे देखेंगे 2 किंगडम्स और रह जाते हैं, प्लांट और एनिमेलिया, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमेलिया, जिसमें एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो उनमें फिर सब किंगडम्स यानी सब ग्रुप्स आप उसमें डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमेलिया के, ठीक है। अप टू हियर वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। थैंक यू।